तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एक फॉर्मूले के द्वारा कि इस कंप्लीट हिंदी को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। अगर कोई चेंज आपको दिख रहा है, आप खुद देखिए तो कहां दिख रहा है, यस। अगर कोई चेंज आपको दिख रहा है तो यस, ये कहां दिख रहा है, चेंज कहां दिख रहा है, वर्ब में दिख रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड टॉक्स। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी हिंदी को हम अंग्रेजी में सिर्फ एक फॉर्मूले से ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग टेंस वगैरह पढ़ के कंफ्यूज होते हैं। टेंस पढ़ने के बाद भी अपने हिंदी सारे को अंग्रेजी में नहीं बना पाते। यकीन मानिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि आप अपने हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना या इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड करना किसी भी कारण से, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप पूरी तरह से लास्ट तक बने रहें। मैं वो खास बात करने वाला हूं जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक ही फॉर्मूले से हिंदी के किसी भी सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगर अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को देख के फायदा उठा सके। ठीक है, देखिए, जब भी आपके दिमाग में आता है कि हम अंग्रेजी बोलना सीखें, ठीक है, तो आप एक्चुअली में करते क्या है। तो अगर मैं आप बात करूं यहाँ के बारे में, तो यहाँ हम लोग हिंदी स्पीकर हैं। तो जिस चीज को हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक उसी को आपको अंग्रेजी में पढ़ना, लिखना, बोलना एंड समझना आना है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। कहने को तो ये आप नाम इसे भी दे सकते हैं कि ये टेंस है, लेकिन ये जो टेंस जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, बाबू दिख रहा है बराबर कि नीचे ले लूं, थोड़ा एकदम क्लियर है। हाँ, तो ये जो टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये थोड़ा हटके होगा, एकदम 100% यूनिक वे में होगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे। ये हमारे 2-4 वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप अपने हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। कोई ता, रहा, चुका, गा, पा की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आप बोर्ड पे आए, मैं यहां पे लिखता हूं द unique way of understanding the tense. The unique way of understanding the tense मतलब कि जो टेंस आपके ग्रामर में आपने पढ़ा होगा उससे कंप्लीट हटके हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, द यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेंस मतलब के टेंस को समझने का एक अनोखा ये तरीका है जो आपकी पूरी ग्रामर को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके दे देंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज यहां पे दिखाता हूं। देखिए, आप है हिंदी स्पीकर, ये है हिंदी, और ये आपको बराबर बोलने आता है, पढ़ने आता है, लिखने आता है, समझने आता है, और आप सीखने जा रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एक फॉर्मूले के द्वारा कि इस कंप्लीट हिंदी को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत है। तो ये जो हिंदी है, इसे जब हम इंग्लिश में बनाना चाहेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगा, हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत पड़ेगा। और ये इंग्लिश ग्रामर हमें एक फॉर्मूला देगा, एंड फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इस एक फॉर्मूले से हिंदी के किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया, आप हिंदी जानते हैं और इस हिंदी को अंग्रेजी बनाने जा रहे हैं। चाहे आपके पास कोई भी सेंटेंस हो, इसकी में आपको जो जरूरत है वो इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है। और ये इंग्लिश ग्रामर आपके पास क्या लेकर आ रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अब हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर ये एक फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको बनाएगा तो समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप बने रहे, आखिरी तक बने रहे। हमारे अगले 4-5 वीडियो में कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
और उसके बाद आपको कभी भी हिंदी को अंग्रेजी बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इंग्लिश बात करेंगे तो प्रॉपर ग्रामेटिकल बात करेंगे आप। तो अभी हम लोग सीखते हैं आगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट क्या है। एस फॉर सब्जेक्ट, ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में पहले लिख दूं, सब्जेक्ट इज अ, नहीं, हाँ, तो आज हम लोग कट कर देंगे, एडिट कर देंगे इसको, मुझे भी आता है थोड़ा सा। हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, राइट, ये एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एस, ये क्या है, अ पर्सन हु डज समथिंग इन अ सेंटेंस। क्या कह रहा है, अ पर्सन हु डज समथिंग इन अ सेंटेंस, एक आदमी जो सेंटेंस में कुछ करता है, और about whom or what something is said, comma is called subject। means अगर मैं हिंदी बात करूं, a person who does something in a sentence, एक आदमी जो दिए गए सेंटेंस में काम करता है, या जिसके बारे में इंसान होगा तो अबाउट हुम, जिसके बारे में कहा जाता है, अगर चीज होगा तो अबाउट व्हाट। ठीक है, समथिंग इज सेड, तो एक आदमी जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। बेहतर होगा मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि इसे पहचानना बहुत जरूरी है। तो जो काम करता है या जिसके बारे में, ठीक है, कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, उसे हम एग्जांपल से एक समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला है जो काम करता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वर्ब सिर्फ एक्शन का नाम नहीं है। एक्चुअल में 3 वर्ब होते हैं, करने वाला, होने वाला एंड रखने वाला। ठीक है, तो अगर करने वाला वर्ब होगा तो हम डायरेक्टली पहचान जाएंगे तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर होने या रखने वाला होगा तो पहचानना दिक्कत होगा। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मोहन, सेंटेंस ये है, मोहन आम खाता है। ठीक है, अब आप खुद बताइए, मोहन आम खाता है, तो आम को कौन खाता है, आप बता सकते हैं, आम को कौन खाता है, मोहन खाता है। मोहन कौन हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो यहां पे चूंकि खाना एक काम है, वर्ब एक्शन, तो ये डायरेक्ट बता दिया कि खाने का काम कौन करता है, मोहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाने वाला सेंटेंस था, इसलिए हम समझ पाए कि ये एक्शन है, मोहन खाने का काम करता है, मोहन सब्जेक्ट हुआ। अगर हम इसके ट्रांसलेशन बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन इट्स अ मैंगो, तो यहां हमारा सब्जेक्ट हुआ मोहन। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं जहां हमने लिखा है कि या तो जिसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वह शिक्षक है, वह, नहीं हिंदी में लिखना एक जरूरी, बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे मरियम, हिंदी में एक लिखना जरूरी नहीं है, इंग्लिश में एक लिखना जरूरी है। हाँ, तो अब हम ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह शिक्षक है, वह शिक्षक है। अब एक बात बताइए, यहां तो एक्शन है नहीं तो डायरेक्ट हम पहचानेंगे। ठीक है, यहां एक्शन नहीं है, तो वह शिक्षक है, तो शिक्षक कौन है, शिक्षक कौन है, वह है।
तो वह कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये हो गया फिर हमारा सब्जेक्ट। और इसके हम अगर ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही इज अ टीचर। ये आर्टिकल्स है, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कैसे हुआ। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। राधा के पास एक स्कूटी है। राधा के पास एक स्कूटी है। ठीक है, अब देखिए किसके पास स्कूटी है? किसके पास स्कूटी है? राधा के पास। मतलब ये राधा कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट। अब हम इसे बना देंगे राधा हैज अ स्कूटी। ये कैसे बन रहा है मैं अभी नहीं समझा रहा हूं। अब याद रखें कैसे बन रहा हम ये नहीं बता रहे, हम आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में, जो हमारा हिंदी का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन होता है और इसकी पहचान क्या है। ठीक है डन, आगे चले हम लोग। ठीक है, इससे आप अब ये इसके द्वारा आप प्रॉपर समझ पाए हैं कि सब्जेक्ट कौन है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि वर्ब क्या है। राइट, तीन चीज हमें समझना है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट हिंदी के सारे सेंटेंस को अंग्रेजी बना सकता है। हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ब क्या है। देखिए बिफोर, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं? सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमारा कौन है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए वर्ब कौन है? वर्ब इज अ word which shows what a subject does। पहला वर्ब कौन है? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। मतलब वर्ब एक वर्ड है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। ये पहला वर्ब है। वर्ब तीन है, करना, होना एंड रखना। तो व्हाट अ सब्जेक्ट डज। ठीक है, दूसरा हु कॉमा हाउ, सॉरी हु, हाउ, वेयर, वेयर अ सब्जेक्ट इज। मतलब दूसरा वर्ब क्या है? पहला वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। वर्ब एक वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है। दूसरा है कौन, कैसा, कहां। अ सब्जेक्ट इज मतलब ये वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसा है एंड सब्जेक्ट कहां है। ये कौन है? बी। एंड आखिरी में एंड द थर्ड व्हाट अ सब्जेक्ट हैज। मैं इसे एक हिंदी से समझा दूं, लिख भी दूंगा मैं। क्या कर रहा है देखिए यहां पे, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज व्हाट अ सब्जेक्ट डज। वर्ब एक वर्ड है जो बताता है सब्जेक्ट क्या करता है। आगे ये पहला वर्ब हो गया। दूसरा हु, हाउ, वेयर, कौन, कैसा, कहां। अ सब्जेक्ट इज, ये दूसरा वर्ब हो गया, पोजीशन बताता है। और तीसरा व्हाट अ सब्जेक्ट हैज, मतलब सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। ये हमारा वर्ब बताता है। तीन वर्ब है, पहला वर्ब, दूसरा वर्ब एंड तीसरा वर्ब। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, तीनों का एक अलग अलग एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम दिए गए सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नाउ देखिए पहला है क्या करता है। पहला मैं लिखता हूं मोहन आम खाता है। अब देखिए हमें सब्जेक्ट वर्ब को पहचानना है। तो ये मोहन है, करता क्या है? मोहन करता क्या है? खाता है। तो ये खाना क्या है? वर्ब है। मोहन आम खाता है। मोहन क्या करता है? खाता है। तो ये खाना यहाँ पे वर्ब हुआ। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बनाऊं तो हम लिखेंगे मोहन इट्स अ मैंगो। तो वर्ब कौन हुआ? ये हमारा इट्स हुआ। तो ये तो पहला वाला हुआ, करने का जानकारी हमें मिल गया। दूसरा कह रहा है सब्जेक्ट कौन है, कहां है, कैसा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वाह, वाह, वाह,
शिक्षक है। अगर आप इसको देखेंगे तो वह तो प्रोनाउन है, ये वर्ब तो हो ही नहीं सकता, और ये नाउन है, ये वर्ब हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमें जानना है वह है शिक्षक, तो कौन है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है, वह है शिक्षक। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे he is a teacher, राइट। तो वह कौन है, शिक्षक है, वह है कौन, तो ये हमारा वर्ब कौन है यहाँ पे, इज। ये कहां से आया, बी। हम आपको एकदम प्रॉपर क्लियर दिखाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 अलग तरह के वर्ब पाए जाते हैं, करने वाला डू, होने वाला बी, एंड रखने वाला हैव। ठीक है, मैंने 2 एग्जांपल दिया, होना इसका भी क्लियर हो गया, एंड मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं थर्ड वन, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। आई होप ऑडियंस को देखने में कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है प्रॉपर, वेरी गुड, फाइन, ओके। मैं लिखता हूं उसके पास एक स्कूटी है, उसके पास एक स्कूटी है, एक स्कूटी है। अब हमें पता करना है वर्ब कौन है। देखिए, ये तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट हो गया, ये स्कूटी नाउन है ना, ये नाउन तो हमारा वर्ब नहीं हो सकता है, तो यहां जो वर्ब है वो पास एंड है, ये दोनों मिलके वर्ब है, ये दोनों मिलके। उसके पास एक स्कूटी है, ठीक है। तो अब हम इसका अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो थोड़ा इसको हम ऊपर कर देते हैं, चलो छोटा कर देते हैं, डन, नो प्रॉब्लम, लुक वेरी क्लियर। हाँ, अब हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम क्या डालेंगे, उसके पास, तो लड़की है तो हो जाएगा सी, और पास के इंग्लिश होता है हैव, ये 3 वर्ब है, करना, होना एंड रखना। तो हैव V1 होता है एंड हैज V5 होता है। V1 का मतलब सिंगुलर फॉर्म है और V5 का मतलब सिंगुलर फॉर्म है। तो सी हैज अ स्कूटी, तो ये हमारा वर्ब कौन हुआ, ये हैज वर्ब हुआ। इस तरह से आप कंप्लीटली समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या कौन होगा, और अभी आपने दूसरा देखा वर्ब, कि वर्ब का मतलब क्या। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है। वेल डियर ऑल, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, एस हमने सीखा, एस फॉर सब्जेक्ट, बी फॉर वर्ब, एंड अब हम सीखने जा रहे हैं ओ फॉर ऑब्जेक्ट। दिए गए सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है इसे हम सीखते हैं, ठीक है। सो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये कौन होता है, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट इज अ word on which there is an effect of a verb। मतलब एक ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर होता है, या और which comes after a verb, or which comes after a verb। मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिसपे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, या मैं हिंदी लिख देता हूं, ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर होता है, ऐसा वर्ड जिस पे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि मोहन आम खाता है। सेंटेंस क्या है? मोहन आम खाता है। मोहन क्या करता है? मोहन क्या करता है? ये मोहन है, वो क्या करता है? इसके खाने से खत्म कौन होता है? इसलिए आम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। सो मोहन इट्स अ मैंगो, और ये मैंगो हुआ ऑब्जेक्ट। तो यहां तो था खाने का असर डायरेक्ट आम पे दिख रहा था, आपने पहचान का ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हर वर्ब हमारा एक्शन वाला नहीं होता है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। वह शिक्षक है, वह शिक्षक है। सेंटेंस क्या है? वह शिक्षक है। यहां तो एक्शन है नहीं। वहां था ना खाता है, तो खाने वाला असर हुआ आम पे, खाया तो आम खत्म हो गया, तो आम वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? वह शिक्षक है, खाने का मीनिंग नहीं है, ये पोजीशन है। ठीक है, तो यहां अगर हम वर्ब की बात करेंगे, ये देखिए, ये तो प्रोनाउन है, ये नाउन है, बचा क्या? वर्ब कौन है? इसे देखेंगे जो वर्ब के बाद आता है, तो ऐसा एग्जांपल में हम अगर इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे क्या लिखेंगे? ही इज अ टीचर। तो ये वर्ब है, इसके बाद कौन आया? ये आया। एन ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो अब आप एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको रखने वाला। जैसे राधा के पास एक स्कूटी है। सेंटेंस क्या है? राधा के पास एक स्कूटी है। अब देखिए, तो यहां अगर हम ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे तो राधा तो हमारा सब्जेक्ट है। राधा, ये राधा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, एक स्कूटी, इसे वर्ब कौन है? ये है। बच क्या रहा है? ये एक स्कूटी हमारा क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। देखिए, राधा हैज अ स्कूटी। राधा हैज अ स्कूटी। तो ये स्कूटी किसके पास है? राधा के पास क्या है? स्कूटी है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जब कोई भी हिंदी के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बनाना चाहेंगे तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूले की जरूरत है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड आप क्लियर हो गए कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। वर्ब होता है जो ये बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। एंड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है।